हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्युदय पोर्टल मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आप अपनी अटेंडेंस जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का लेक्चर रहेगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए। जो भी बच्चे यूपीएससी टू 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी समय कम है, और जो बच्चे पीसीएस 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास भी टाइम बहुत कम है। इसलिए आप लोग अपनी मेहनत में, है ना, अपना एफर्ट देने में जुट जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करिए क्लास में। अब आपकी ऑफलाइन क्लासें भी खुलने वाली हैं, तो आप सभी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आइए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आप सभी का स्वागत करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ओके, आज का पहला टॉपिक है हाइड्रोजन ईंधन। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की है। हाइड्रोजन आपको पता है एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है कि भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से वैश्विक हब बनाना है। साल 2021 के जो केंद्रीय बजट आया था उसमें भी राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने की बात कही गई थी। इसका मकसद था देश में हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन का उत्पादन करने में उनको सक्षम बनाना। जो भी भारत में हरित ऊर्जा संसाधन हैं उनसे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के उत्पादन को उनको बनाने में सक्षम बनाना है। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, हाइड्रोजन मिशन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आपको पता है, जो भी साइंस के स्टूडेंट रहे, कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व होता है और सबसे पहला तत्व है। चूंकि हाइड्रोजन हवा के मुकाबले काफी हल्का होता है, इसलिए ये वायुमंडल की ऊपरी ओर प्रसारित होता रहता है। यही कारण है कि यह अपने शुद्ध रूप में वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये अपने शुद्ध रूप में वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ओके, हाइड्रोजन एक गैर विषाक्त है। इसमें ये विषैली गैस नहीं है, अधात्विक है, धात्विक नहीं है, गंधहीन है, स्वादहीन, रंगहीन और अत्यधिक ज्वलनशील द्विपरमाणविक गैस है। हाइड्रोजन ईंधन ऑक्सीजन के साथ जलने पर शून्य उत्सर्जन करता है, मतलब इसका जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो 0 होता है। हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से उत्सर्जित होने वाला एकमात्र उत्पाद पानी है। इससे जो उत्सर्जन होता है उससे पानी का उत्पाद उप उत्पाद के रूप में बाहर आता है। इसलिए ये 100% कैसा है, स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान प्रणोदनों में भी, अभी हाइड्रोजन के बारे में ही बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष यान जो प्रणोदन होते हैं यानी कि प्रपल्सन होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट के, उनमें भी हाइड्रोजन का प्रयोग हम करते हैं ईंधन के रूप में। ओके, और इसकी एक अच्छी चीज ये है कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा का तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। सूर्य और अन्य तारे आप जिन्हें आसमान में देखते हैं, ये इनमें भी व्यापक रूप से हाइड्रोजन अवेलेबल है और ये व्यापक रूप से हाइड्रोजन से बने हुए हैं। हालांकि ये भी ध्यान देने योग्य है कि ईंधन के रूप में और उद्योगों में हाइड्रोजन के व्यावसायिक उपयोग के लिए हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और परिवहन की एक बहुत भारी कमी है, जिसके विकास की भी जरूरत है और उसमें भारी निवेश की भी आवश्यकता है। हाइड्रोजन के सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता। ओके, आपको पता है टाटा ने पहली हाइड्रोजन बस चलाई है। ठीक है, तो भारत में भी हाइड्रोजन से निर्मित जो मोटर व्हीकल हैं उन पे काम चल रहा है, उन पे रिसर्च का काम चल रहा है। ओके, चलिए सेकेंड टॉपिक है हमारा मातंगिनी हाजरा। इनका नाम अभी क्यों आया चर्चा में?
क्योंकि अभी आपने 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है, आप सभी जानते हैं ये स्वतंत्रता दिवस कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस है? 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को हमने सेलिब्रेट किया है और इसी सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में देश के जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे उनको याद किया है और इसी क्रम में उन्होंने इनका नाम लिया मातंगनी हाजरा का। अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी मातंगनी हाजरा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि ये असम के रहने वाली इनको बता दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। हालांकि अब जब प्रधानमंत्री ने मातंगनी हजारा को असम से ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो टीएमसी ने इस पर सवाल उठाए और इसको जो बताया कि जो है हमारे प्रधानमंत्री का जो ऐतिहासिक ज्ञान है वो कमज़ोर है। हालांकि इस प्रकार की कई बार गलतियां हुई हैं हमारे प्रधानमंत्री से, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, ये डेट का और ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस पे हालांकि बीजेपी ने माना है कि ये जो गलती हुई है ये भूलवश गलती हुई है, ये एक ह्यूमन एरर है, इस पे इतना बवाल या बखाड़ा खड़े करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनका नाम हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से लिया है। जानते हैं क्या है इनके बारे में। मातंगनी हाजरा का जन्म 9 अक्टूबर 1870 को तामलुक शहर में हुआ था। तामलुक में हुआ था। तामलुक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, मेदिनीपुर जिला में। ओके, कहाँ है? मेदिनीपुर जिला में हुआ है। एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था 1870s में। अब यहीं से आप ऐड करिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी है? जल्दी से इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी है और इसका पहला अध्यक्ष कौन था? 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान मातंगनी ने गांधीवादी कार्य पद्धति में पूर्ण आस्था बनाए रखी। सूत कातने और खादी वस्त्रों को धारण करने की दिशा में उस समय की भारतीय महिलाओं के समक्ष उन्होंने एक मिसाल पैदा की थी। ठीक है, आपको पता है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो स्वदेशी आंदोलन से प्रारंभ हो गया था और जो असहयोग आंदोलन था, और असहयोग आंदोलन से भी ज़्यादा जब नमक सत्याग्रह हुआ गांधी जी का, तो उसमें महिलाओं ने अपनी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ की भूमिका निभाई थी। तो मातंगनी हाजरा ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। सिर्फ वहीं तक नहीं लिया था, इसके अलावा उन्होंने 1933 का जो करबंदी आंदोलन था उसको दबाने के लिए जो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर थे एंडरसन, वो भी तामलुक आए थे और उन्हीं के समय इनका विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो गवर्नर को काला झंडा दिखाने के आरोप में मातंगनी को 6 महीने की जेल भी हुई थी और इन्हें मुर्शिदाबाद जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इनकी भूमिका अग्रणी रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ, ये आपके लिए प्रश्न है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 29 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया और इस जुलूस का नेतृत्व 71 वर्षीय मातंगनी हाजरा कर रही थी। हालांकि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसी दौरान मातंगनी हाजरा को गोली लग गई और उनकी डेथ हो गई थी। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ये चर्चा का विषय क्यों है। नेक्स्ट हमारी चर्चा का विषय है फोर्टिफाइड राइस। इसकी चर्चा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से की है। भारत में कुपोषण को दूर करने के लिए, भारत में कुपोषण को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड जो खाद्यान्न हैं उनकी बात लाल किले से की गई है। तो ये फोर्टिफाइड खाद्यान्न क्या होते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से ऐलान किया है कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार को पोषण युक्त चावल यानी फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराएगी। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको सरकार क्या उपलब्ध कराएगी? पोषण युक्त चावल उपलब्ध कराएगी। मोदी ने कहा है कि कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण गरीब बच्चों का विकास प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है?
पहले तो समझिए फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कुछ ऐड करना, ठीक है ना, क्या करना, कुछ ऐड करना। ओके, दरअसल भोजन के जरिए हमारे शरीर में विटामिन जाते हैं, मिनरल्स जाते हैं, ये जैसे तत्व पहुंचते हैं। लेकिन आज में क्या हो रहा है कि खान पान का तरीका बदल रहा है। गरीब वर्ग में असंतुलित भोजन की वजह से इनमें विटामिन की और मिनरल्स की कमी भी बढ़ रही है। इसी को दूर करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, फूड प्रोसेसिंग के दौरान उनमें विटामिन और मिनरल्स मिला देती हैं। जैसे आप बिस्लेरी का पानी लेते हैं तो उसमें लिखा होता है विथ एडेड मिनरल्स, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि पानी में कुछ मिनरल्स को ऐड करते हैं प्रोसेसिंग के दौरान। तो जो प्रोसेसिंग के दौरान खाद्य पदार्थों में अलग से मिलाया जाता है तो उसी को कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि अलग से विटामिन और मिनरल्स जो आपके खाने में पहुंचाए जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है, यही प्रक्रिया फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से होती है। इसी प्रक्रिया को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। फोर्टिफाइड चावल में क्या होता है, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की मात्रा भरपूर होती है और इस चावल को खाने से कुपोषण दूर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें पाए जाने वाले आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12 आदि इनकी पोषक क्षमता को बढ़ा देते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 60 से 70% लोगों को पोषक तत्वों की कमी है। एक आंकड़ा कहता है कि भारत में लगभग 60 से 70% जो लोग हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी है। इसलिए सरकार की लगभग 70 से 80 करोड़ आबादी को विभिन्न योजनाओं के जरिए फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की योजना है। ICDS स्कीम के तहत, मिड डे मील स्कीम के तहत और दूसरी योजनाओं के तहत भी इसे लोगों तक या गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति कैसे होती है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति का मामला टल गया है, इसीलिए ये फिर से चर्चा का विषय हो गया है। केंद्र सरकार ने दूसरी बार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मोक्ष खजूरिया और काजमी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जो सिफारिश थी उसको वापस कर दिया है, या कह सकते हैं आप उसको रिजेक्ट कर दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 13 न्यायाधीश हैं और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। टोटल 17 न्यायाधीशों के जो पद हैं वो तय किए गए हैं। भारत के संविधान में क्या बात की गई है इनकी, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार 217 नॉट 270 217 217 के मुताबिक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन कैसे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। कौन इसकी नियुक्ति करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति लगेगी और जिस राज्य में इनकी नियुक्ति हो रही है उस राज्य के संबंधित राज्यपाल के भी परामर्श की आवश्यकता होगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। SEZ क्या है, ये आप देख रहे हैं, दिल्ली, कांडला, गुजरात, कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई, मुंबई, ये कुछ विशेष जगह SEZ बनाए गए हैं। तो सरकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया है सरकार ने कि जो भारत सरकार के पास या राज्यों के पास जो अनुपयुक्त जमीन है वो आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए देने की योजना बनाई गई है। इसीलिए सेज चर्चा में। क्या होते हैं सेज? सेज ऐसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के सामान्य कर कानून लागू नहीं होते, यानी कि टैक्स से संबंधित सामान्य कानून लागू नहीं होते हैं, बल्कि नीतिगत आर्थिक उद्देश्य अर्थात निर्यात, आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के संबंधी कर कानून लागू किए जाते हैं। इन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा को भारत ने चीन से अपनाया है
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया और इसे 2006 में प्रभावशाली इफेक्टिव बनाया गया। वर्तमान में 379 SEZ हैं भारत में जिन्हें अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 265 चालू हैं और 64% सेज 5 राज्यों में सीमित है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। किन 5 राज्यों में? टोटल जो SEZ है उनका 64%, 64% तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में शामिल है। भारत पहला एशियाई देश है जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1965 में कांडला में एक विशेष क्षेत्र की स्थापना की थी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की, EPZ की स्थापना करने वाला भारत पहला एशियाई देश बना था 1965 कांडला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो SEZ आपको समझ में आ गया। हमने 2005 के अधिनियम पारित किया, 2006 में इसको लागू किया, हमने ये अवधारणा चीन से ली है। और ये ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जहां पर सामान्य जो कर कानून होते हैं वो लागू नहीं होते, बल्कि इनको हमें आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए ये विशेष क्षेत्र बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? देश के निर्यात को बढ़ावा देना, देश के निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात एवं निवेश के माध्यम से देश में विदेशी मुद्रा का आगमन सुनिश्चित करना, यानी कि जो फॉरेन रिजर्व है उसको बढ़ाना, विश्व व्यापार में भारत का योगदान बढ़ाना और बुनियादी सेवाओं का, सुविधाओं का विकास करना, रोजगार की अतिरिक्त अवसरों को जन्म देना। तो यानी कि जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या बेसिक सर्विसेज हैं उनको ठीक करना, उनका डेवलपमेंट करना और रोजगार को बढ़ाना भी SEZ का एक उद्देश्य है। इसके अलावा सबसे बड़ा उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना, या आप कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ओके, विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को कौन कौन सी छूटें प्राप्त होती हैं, समझ लीजिए। शेष के भीतर कार्यरत कंपनियों की स्थापना में मशीनों एवं उपकरणों की खरीदारी पर कर से छूट दी जाएगी। इन कंपनियों द्वारा निर्यात पर भी कर से छूट दी जाएगी। ये कंपनियां जो लाभ बनाएंगी उनमें प्रथम 5 वर्षों में 0 टैक्स लिया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स लागू होगा। इसके बाद के 5 वर्षों में निगम कर आधे दर पर लागू होगा। अगले 5 वर्षों में यह लाभ का वह हिस्सा जिसे उसी कारोबार में पुनः निवेश कर दिया जाता है उस पर कर आधे दर पर लागू होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि टैक्स में भारी छूट दी जाती है जो कंपनियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती हैं। सेस के अंतर्गत स्थापित कंपनियों पर निर्बंधन, लेकिन कुछ इन पर प्रतिबंध भी हैं, निर्बंधन भी लगाए गए हैं। क्या है कि इन कंपनियों पर अनिवार्य शर्त लागू होगी कि वह अपने उत्पाद एवं सेवाओं को घरेलू बाजार में नहीं बेच सकते हैं, अर्थात सिर्फ निर्यात करेंगे। समझिएगा, ये सिर्फ निर्यात करने के लिए हैं। स्थापना के 3 वर्षों के भीतर इन इकाइयों को विदेशी मुद्रा कमाना प्रारंभ करना होगा, अन्यथा इन्हें दिए गए लाभ क्या किए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लागू होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वाड। क्या है क्वाड, समझते हैं। ये एक समूह है जिसपे 4 देश, आप इनके फ्लैग देख के समझ गए होंगे, 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, भारत और अन्य 3 देश। कौन कौन से हैं देख लीजिए आप इसमें, इस मैप से आप देखिए कौन कौन से देश हैं। जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। ओके, इनके वरिष्ठ अधिकारियों की अभी हाल ही में मीटिंग हुई है, इसीलिए ये चर्चा का विषय है। और ये वैसे भी चर्चा का विषय रहता है क्योंकि एक तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हमने चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा इन अधिकारियों ने जो बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी उपाय और कनेक्टिविटी पर भी इन्होंने चर्चा की है। क्वाड यानी इसका पूरा नाम है द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या नाम है इसका फुल? द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये समूह के 4 सदस्य देश हैं जिनमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है।
इनका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखना है और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। इस समूह की पहली बैठक 2017 में हुई थी मनीला में। ये बिल्कुल रिसेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। ओके, फिर बात करते हैं समतुल्य लेवी की, इक्वलाइजेशन लेवी। इसकी भी बात कर लेते हैं क्या है ये। बेसिकली आप फेसबुक, ट्विटर और जो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ डिजिटल दुनिया से संबंधित है। यह कर इस सिद्धांत पर आधारित है कि डिजिटल दुनिया में एक विक्रेता बिना किसी भौतिक उपस्थिति के व्यापारिक लेन देन में संलग्न हो जाता है और सरकारों के पास इस तरह के लेन देन पर कर आरोपित करने का एक वैध अधिकार है, एक वैलिड राइट है। वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा समतुल्य लेवी की शुरुआत की गई थी। इसे व्यवसाय में से डिजिटल विज्ञापनों तथा निवासी सेवा प्रदाताओं के से संबंध सेवाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजस्व पर आरोपित किया जाता था। 2016 से बेसिकली इसकी शुरुआत कर दी गई थी। डिजिटल टैक्स के बारे में समझते हैं। सरकार ने वित्त विधेयक 2020-21 में 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले गैर निवासी ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा किए जाने वाले व्यापार और सेवाओं पर 2% डिजिटल सेवा कर लागू करने हेतु एक संशोधन किया है। जैसे गूगल, फेसबुक जैसी जो दिग्गज टेक कंपनियां हैं वो अब क्या होंगी कि इनके दायरे में आ जाएंगी। प्रभाव क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की जांच रिपोर्ट ने भारत में कहा है कि डिजिटल सर्विस टैक्स भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय कंपनियों को छूट प्रदान करते हैं। डिजिटल सेवा कर के तहत 119 कंपनियों की पहचान की गई है, जिसमें से 72% कंपनियां यानी कि अमेरिकी हैं और यूएस ट्रेड अधिनियम की धारा 301 के तहत कार्रवाई के योग्य हैं। भारत अपना पक्ष क्या कहता है? भारत कहता है कि समतुल्य लेवी को उचित और गैर भेदभावपूर्ण कर के रूप में वर्णित भारत करता है, जो कि भारत के स्थानीय बाजार में कार्य कर रही सभी टेक कंपनियों पर समान रूप से लागू होता है। फ्रांस द्वारा लगाया गया गाफा कर भी भारत के डिजिटल टैक्स के समान है। कौन सा कर? गाफा कर फ्रांस का। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रिपोर्ट में डिजिटल अर्थव्यवस्था के 3 उपायों को बताया है, जिसमें से 2 ये हैं, समतुल्य लेवी और विद होल्डिंग कर तथा न्यू नेक्सस नियम का उल्लेख। तीनों हो गए। न्यू नेक्सस नियम का उल्लेख, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक EOS 3 सैटेलाइट। अभी इसरो ने हाल ही में इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। GSLV 10 से लॉन्च किया था, लेकिन ये फेल कर गया। यह सैटेलाइट धरती से 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किया जाना था। यह पृथ्वी के रोटेशन के साथ सिंक हो जाता है, तो इसलिए चूंकि इतनी ऊंचाई पर होता है, इसलिए लगता है कि ये एक जगह स्थिर हो गया है। इस सैटेलाइट को जियो इमेजिंग सैटेलाइट भी कहा जाता है। इसके जरिए भारत अपनी क्षेत्र के साथ साथ चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भी नजर रखने में सक्षम हो जाता। इस वजह से सैटेलाइट को आई इन द स्काई कहा जा रहा था। अगर यह मिशन सफल होता तो इसकी मदद से जलाशयों, फसलों, तूफान, बाढ़ और फॉरेस्ट कवर में होने वाले बदलावों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती थी। तो EOS 3। नेक्स्ट टॉपिक है जातिगत आधारित जनगणना। हाल ही में NDA के जो सहयोगी दल और क्षेत्रीय दलों की ओर से ये मांग उठी कि जातिगत जनगणना कराई जाए। हालांकि सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा अन्य जनगणना नहीं कराने का फैसला किया है। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना क्या होती है? SECC क्या होती है? सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 1931 के बाद 2011 में पहली बार आयोजित किया गया, परंतु सरकार के द्वारा इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार की स्थितियों के बारे में पता लगता है, जो समाज में व्याप्त असमानता और मानचित्रण को प्रस्तुत करता है। सामाजिक आर्थिक जनगणना इसलिए भी जरूरी हो जाती है ताकि प्रत्येक परिवार के स्टेटस का सही से पता चल पाए। अब बात करते हैं जनगणना की। जनगणना देश की आबादी के आकार को बताने के लिए, उसके वितरण को और आर्थिक और सामाजिक जनसांख्यिकी को सुनिश्चित की विशेषताओं को बताने के लिए, उनकी जानकारी के लिए जनगणना आवश्यक
होती है। अंग्रेजों के समय पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, परंतु लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में भारत की सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना करवाई जाती है। 2021 में देश की 16वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना संपन्न होगी और इसका थीम रखा गया है जन भागीदारी से जन कल्याण, और 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना के बाद परिसीमन आयोग लोकसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या को निश्चित करने का प्रावधान करता है। ओके, संवैधानिक उपबंध क्या कहते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने जाति विवरण के अभाव में वास्तविक लाभार्थियों की समस्या को उजागर किया था और कहा था कि चूंकि जाति के बारे में सही डाटा न होने के कारण जो वास्तविक लाभार्थी हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन इनकी सिफारिशों को आज तक लागू नहीं किया गया। संविधान का अनुच्छेद 15(4) कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं 16(4) कहता है कि राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान कर देगी जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त न हो, इसलिए सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना उचित है जिससे वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। ओके, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो जल्दी से इनको बिना कोई समय गवाए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रीफर्निश अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे और कानपुर। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है। बायो फोर्टिफाइड फसल किस्मों की जरूरतों को महसूस किया जा रहा है, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ी है और इसी को दूर करने के लिए, इन फसलों की जो कमी है उसको दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने भी इसकी चर्चा लाल किले से की है, फोर्टिफाइड राइस के बारे में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? चलिए जल्दी से इसका आंसर दिए, 10 सेकेंड है आपके पास। सही जवाब क्या होगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या असम? 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है असम। असम विधानसभा ने 13 अगस्त 2021 को मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 पारित किया है। मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 गैर गोमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर गेर्ड मुलर का निधन हो गया। उन्होंने फुटबॉल विश्व कप में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? गेर्ड मुलर, ध्यान रखिएगा ये नाम किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ऑप्शन है पूर्वी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या बेल्जियम। जल्दी से बताइए। सॉरी, इस जगह कर लीजिए आप पश्चिमी जर्मनी, और यही इसका सही जवाब है, पश्चिमी जर्मनी। ओके, महान जर्मन स्ट्राइकर गेर्ड मुलर का 15 अगस्त 2021 को निधन हो गया। 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इन्होंने पश्चिम जर्मनी के लिए 62 मैचों में 68 गोल किए थे और हॉलैंड के खिलाफ 1974 विश्व कप फाइनल में विजयी गोल भी इन्होंने किया था। तो इनका क्या नाम है? गेर्ड मुलर। इन्होंने पश्चिम जर्मनी के लिए फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा या प्रतिनिधित्व किया था। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? चलिए जल्दी से बताइए। किस राज्य सरकार ने? ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम। जल्दी से सही आंसर दीजिए इसका। इसका सही जवाब है असम सरकार ने। ओके, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार 2018 से ही भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है। 41 साल बाद पुरुष टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता है। वहीं महिला टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के किस पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? जल्दी से सही जवाब दीजिए इसका। दासुन शनाका, धनंजय डी सिल्वा, अविष्का गुणवर्धने या मुथैया मुरलीधरन? चलिए जल्दी बताइए। श्रीलंका का बल्लेबाज है, किसको अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? इससे पहले हम गेंदबाजी कोच की बात कर चुके हैं। अविष्का गुणवर्धने को किसको बनाया गया है बल्लेबाजी का कोच? अविष्का गुणवर्धने को। लेकिन आपको पता है अफगानिस्तान की आज हालत बहुत खराब है, वहां पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, गनी सरकार सत्ता छोड़कर भाग गए हैं, स्थितियां बहुत खराब हैं। आपने पढ़ा था कि भी हाल ही में 2 दशक बाद अमेरिका ने अपनी सेनाओं को वहां से वापस बुला लिया है। इस मुद्दे पर हालांकि अमेरिका की भी आलोचना हो रही है। तो अभी देखते हैं कि भाई अफगानिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है इसका भविष्य क्या होता है, तालिबान किस प्रकार से शासन को वहां पर चलाता है। उसने ये तो जाहिर कर दिया है कि वो शासन को इस्लामिक पद्धति के हिसाब से चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव बैंक राबो बैंक यूए पर नियामकीय अनुपालन की खामियां बरते जाने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? चलिए जल्दी से सही आंसर दीजिए इसका। कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया आरबीआई ने? इसका सही जवाब है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मोहिद्दीन यासीन। अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जल्दी से बताइए। सही जवाब है इसका मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहिद्दीन यासीन ने प्रधानमंत्री के तौर पर 17 महीने के कार्यकाल के बाद यह इस्तीफा दिया है, जो कि मलेशिया के किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया के राजा ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक मोहिद्दीन यासीन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जनगणना कराना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वही आदेश जारी करेगा। सही जवाब है इसका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया जाएगा। आपको पता है 2021 की जनगणना 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। सबसे पहली लॉर्ड मेयो के कॉल में 1872 में शुरू की गई थी और फिर रिपन ने 1881 में इसको रेगुलर, तब से हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना भारत में की जाती है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की? जल्दी से बताइए। राजीव गांधी का नाम आ गया, जाहिर सी बात है ऐसे राज्य ने शुरू किया होगा जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। यहां भी है, यहां छोड़ दीजिए आप, तो इन्हीं में से कोई सही जवाब होगा। सही जवाब क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरुआत की है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को राज्य विधानमंडल में इस योजना को घोषणा की थी। संबंधित केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को किस साल तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी? ये बहुत बड़ा मिशन है ब्रॉडबैंड से जोड़ने का। 2030, 32, 24 और 35। जल्दी से सही जवाब दीजिए इसका सही जवाब है 2024 तक। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत
भारत के 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। राजीव चंद्रशेखर के अनुसार अब तक करीब 2.8 लाख गांवों को इंटरनेट सुविधा मिल चुकी है। सरकार प्रत्येक परिवार के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने और परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कम लागत वाली डिवाइस के साथ इंटरनेट पहुंचान प्रदान करने के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान पर और उसके समर्थन में करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। आपको पता है तालिबान ने अफगानिस्तान पर अभी हाल ही में कब्जा किया है, काबुल पर उसका पूरा अधिकार हो गया है और धीरे अब वो जल्द ही सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए टॉपिक, चूंकि आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस देने वाले हैं। इसका सही जवाब है फेसबुक। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान या उनका समर्थन करने वाली किसी भी सामग्री को बैन करने या प्रतिबंधित कर दिया है। अब कोई भी यूजर तालिबान का समर्थन करने या आतंकवादियों को गुणगान करने वाले पोस्ट शेयर नहीं कर पाएगा। फेसबुक ने बताया कि वह तालिबान को आतंकी समूह मानता है, इसलिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी? बीजू स्वास्थ्य कल्याण, बस यहीं से आप समझ जाइए। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा इसका ओडिशा। ओके, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? जल्दी बताइए। गति शक्ति पहल, प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल, हाल ही में ये योजना लागू हुई है, लॉन्च की गई है, तो महत्वपूर्ण हो जाती है। 100 लाख, 200, 300, 400 लाख करोड़ रुपए। सही जवाब है इसका 100 लाख करोड़ रुपए। देखिए, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए, जब तक भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जितनी जल्दी आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इट इज़ वेरी गुड, बट तब तक आप हर 15 अगस्त की स्पीच और 26 जनवरी दोनों कार्यक्रमों को आपको लाइव जरूर सुनना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है ना? इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं पीटी के लिए और मेंस के लिए। ओके, तो 100 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तहत घोषणा की है। यह पहल भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देगा। और संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा जल्द ही की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी की स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया है? जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्रांतिवीर संगोली रायन्ना का शहादत दिवस भी मनाया जाता जाएगा। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रानी चेन्नम्मा द्वारा शासित तत्कालीन कित्तूर साम्राज्य के सेना के प्रमुख थे, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए विरुद्ध बहादुरी की जंग लड़ी थी। कर्नाटका ने इनकी जयंती मनाई है, संगोली रायन्ना। हाल ही में भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास किया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है इसका सही जवाब? सही जवाब है इसका सऊदी अरब। हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। इस द्विपक्षीय अभ्यास पर फैसला 2019 में आयोजित रियाद में शिखर सम्मेलन में हुआ था। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के बीच कई तटीय और समुद्र आधारित अभ्यास शामिल किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के लिए अधिकारों की मान्यता प्रदान की है? सही जवाब बताइए जल्दी से, इसका क्या होगा? जो बच्चे जानते हैं कि धमतरी किस जिले में से संबंधित है, वो जरूर इसका सही आंसर दे देंगे। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों की मान्यता प्रदान
की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। पहला हो गया तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। गौरतलब है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं के समग्र समुदाय या गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन और संरक्षण का प्रबंधन करने का अधिकार है। किसको है? ग्राम सभाओं को। पेशा अधिनियम के तहत। पेशा की चर्चा हम लोगों ने करंट अफेयर में डिटेल में की थी। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है। यह हितधारक की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान NISD की एक पहल है। सामाजिक सुरक्षा को प्रायः राज्य और नागरिक समाज दोनों द्वारा व्यवस्थित तथा सुसंगत कार्रवाई के माध्यम से अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा के रूप में समझा जाता है। ओके। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? कौन से उच्च न्यायालय ने आदेश दिया? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल जो ओबीसी कमीशन है, ओबीसी कह रहे हैं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमीशन है, जो ना कमीशन ऑन माइनॉरिटी के सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने के लिए निर्देशित किया है। ठीक है ना। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने के साथ अगले 5 वर्षों में 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? 100, 150, 200, 250? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। आपको पता है नरेंद्र मोदी ने वन धन स्कीम लॉन्च की थी छत्तीसगढ़ से। कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना है? सही जवाब है इसका 200। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है। यह जनजातीय स्वयं सहायता समूहों का गठन करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मजबूत करने हेतु बाजार से जुड़ा एक आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। यह पहल वन धन यानी वन धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन करने के लक्ष्य से बनाई गई है। शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन मार्केटिंग के लिए किस मंत्रालय ने सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया? जल्दी से बताइए। कौन सा ब्रांड है? सोन चिरैया। शहरी एसएचजीज के लिए गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब? आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर ने 13 अगस्त 2021 को सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो इसका लॉन्च किया है। सोन चिरैया को शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन यानी कि मार्केटिंग के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNUL जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आता है, शहरी गरीब महिलाओं को स्थायी सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त अवसरों और कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित
कर रहा है। ठीक है, तो सोन चिरैया याद रखिएगा आप लोग, शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ओके। भिंडावास को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, यह किस राज्य में स्थित है? चलिए जल्दी से सही जवाब दीजिए इसका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर टिक लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके किसी ना किसी एग्जाम में इसको पूछ लिया जाएगा और यूपीएससी में भी इसके पूछे जाने की 110% की संभावना है। भिंडावास को रामसर स्थल, आप सबसे पहले समझिए कि रामसर स्थल क्या होते हैं। आप इसको एनवायरनमेंट की क्लास में पढ़े होंगे, तो आप इसको समझिए क्या होते हैं और कितने रामसर स्थल हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटका है। चलिए बताइए भिंडावास कहाँ है? हरियाणा में है। हाल ही में भारत के 4 और आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों में मान्यता दे दी गई है। ये स्थल गुजरात के बांदवाना और थोल हैं और हरियाणा का सुल्तानपुर और भिंडावास है। यानी कि 2 राज्यों के 4 स्थल हैं, गुजरात का बांदवाना व थोल, हरियाणा का सुल्तानपुर और भिंडावास। गुजरात का कौन कौन है? बांदवाना और थोल। बांदवाना थोल गुजरात में स्थित हैं, जबकि सुल्तानपुर और भिंडावास हरियाणा में स्थित है। भारत में अब टोटल रामसर स्थलों की अगर बात करें तो इनकी संख्या है 46। इन स्थलों को कवर किया जाने वाला क्षेत्र है 10,83,322 हेक्टेयर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये पता होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी सामग्री पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। इसका कारण ये है कि एग्ज़ाम को बहुत समय नहीं है, तो आपके पास एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आप अपना रिवीजन पहले से पहले करके रखें और जो भी सिलेबस आपका अनकम्प्लीट है आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से मिलिए और सिलेबस को अपने कंप्लीट कराइए। और बहुत जल्द आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप सब तैयारी बना कर रखिए। और ऑफलाइन क्लासेस में आपकी जो क्लास की टाइमिंग ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। सो अब समय खत्म हुआ, आप ऑफलाइन मिलने वाले हैं सभी से, सारी फैकल्टी से, और अपनी तैयारी को अच्छा सा अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।